साल 1954 उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत देश के गृह मंत्री बनकर दिल्ली रवाना हो जाते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी अब खाली थी। पंत का सियासी कद इतना बुलंद था कि उनके जाने से लखनऊ में जो खलाह पैदा हुआ उसे भरना किसी आम रहनुमा के बस की बात न थी। ऐसे नाजुक मोड़ पर सूबे की बागडोर संभाली डॉक्टर संपूर्णानंद ने। एक मुख्यमंत्री जो यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट लाने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लड़ गया था। डॉक्टर संपूर्णानंद कांग्रेस के भीतर एक ऐसा रहनुमा जिसमें दक्षिणपंथी तेवर की झलक देखी जा सकती थी, साथ साथ एक ऐसा सोशलिस्ट जो वेदों और सनातन परंपराओं का भी उतना ही बड़ा आलिम था। मगर ये कहानी सिर्फ अकीदे और सिद्धांत की नहीं है, इसमें दाग भी हैं। संपूर्णानंद पर जातिवाद के संगीन इल्जाम लगे, अपनी ही बिरादरी के अफसरों को आला ओहदों पर बिठाने के आरोप, यूनिवर्सिटी की भर्तियों में भाई भतीजावाद के किस्से। इन सारे किस्सों पर बात करेंगे और जानेंगे जेल में बैठकर समाजवाद जैसी किताब लिखना और फिर बराबरी और इंसाफ की बात करते हुए आगे चलकर अपने सियासी फैसलों में उन्हीं उसूलों से थोड़ा भटक जाना कैसे संपूर्णानंद को अर्श से फर्श तक ले आया। उस जंग का हश्र क्या हुआ जो कांग्रेस के भीतर एक खामोश तख्तापलट की साजिश के बाद शुरू हुई थी। संपूर्णानंद के खिलाफ लाए गए 3 लगातार अविश्वास प्रस्ताव के पीछे क्या दिल्ली का हाथ था? उनकी ही सरकार में वित्त मंत्री रहे चंद्रभानु गुप्ता की चाल आखिर कैसे काम कर गई, जिससे 5 साल से ज्यादा हुकूमत करने वाले संपूर्णानंद को सूबे की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। ये रुदाद है एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो पार्टी के अंदर चल रहा युद्ध भी लड़ रहा था और चंबल के बीहड़ों में रॉबिन हुड कहलाने वाले डाकू मान सिंह को मारने की साजिश भी रच रहा था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का साप्ताहिक शो सूबेदार। ये बटोगे तो कटोगे। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। सन 1946 आजादी से ठीक पहले जब गोविंद बल्लभ पंत की उत्तर प्रदेश में अंतरिम सरकार बनी तो डॉक्टर संपूर्णानंद को यूपी का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। फिर 1954 में जब पंत दिल्ली रवाना हुए तो 27 दिसंबर 1954 को डॉक्टर संपूर्णानंद बगैर किसी मुकाबले के उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री मुकर्रर हुए। उनके इस दौरे हुकूमत की सबसे बड़ी तरक्कियाती मुहिम थी सोनभद्र में रेहंद डैम की तामीर और सैनिक स्कूल के तसव्वुर का जन्म। इसके साथ ही 24 मई 1956 को उन्होंने बनारस का नाम भी बदल दिया, वाराणसी कर दिया गया। इस नामकरण के पीछे उनका एक गहरा तहजीबी और तारीखी तर्क था कि बनारस असल नाम का बिगड़ा हुआ रूप है, जबकि इस नगरी का हकीकी नाम यहाँ की बहने वाली 2 नदियां वरुणा और असी के मिलने से बना वाराणसी ही होना चाहिए। डॉक्टर संपूर्णानंद एक सियासतदान होने के साथ साथ हिंदुस्तानी तहजीब, सनातन रिवायत और वेदों के बड़े आलिम भी थे। हालांकि कभी कभी उनकी यही आलिमाना सोच उनके सियासी फैसलों पर इस कदर हावी हो जाती थी कि जमीनी हकीकतें भी पीछे छूट जाती थीं। उनके नजदीक गाय एक महज चौपाया न थी बल्कि हिंदुस्तानी समाज और तहजीब की रूह थी। चुनांचे सन 1955 में वो उत्तर प्रदेश में गौवंश की हत्या पर मुकम्मल पाबंदी के लिए यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955 लेकर आ गए। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके हक में न थे। उनका मानना था कि ऐसे कानूनों से मुल्क की सेक्युलर शनाख्त पर असर पड़ सकता है और कुछ माली नुकसान भी हो सकते हैं। नेहरू ने मरकजी दबाव के जरिए इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद ने दो टूक कह दिया कि उत्तर प्रदेश की आवाम की भावनाएं और यहाँ की तहजीबी मान्यताएं उनके लिए सबसे ऊपर हैं। मगर कुछ लोगों का मानना था कि इस तरह के फैसलों में कभी कभी सियासी दूरदर्शिता की कमी की भी झलक मिल जाती थी। 1950 के दशक में चंबल के बीहड़ों में एक खूंखार डाकू मान सिंह का भयानक खौफ हुआ करता था। उसे डाकुओं का राजा कहा जाता था। उसके पास आधुनिक हथियार थे, मजबूत जासूसी नेटवर्क था और एक समानांतर अपनी अलग हुकूमत चला करती थी, जिसकी वजह से पुलिस उसके आसपास भटकने की हिम्मत भी नहीं करती थी। संपूर्णानंद ने पीएसी को फौजी तर्ज पर एक नई ट्रेनिंग दिलाई और मान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया। मान सिंह पर 1955 के दरमियान 1100 से ज्यादा डकैतियां, 85 कत्लों का इल्जाम था, जिनमें 8 पुलिस अफसरों की हत्या भी शामिल थी। कुछ रिकॉर्ड्स तो यहाँ तक कहते हैं कि 185 कत्ल हुए थे और 32 पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे। मान सिंह 80 से ज्यादा पुलिस मुहिमों से बचकर निकल चुका था और अक्सर इतनी शिद्दत से जवाबी हमला करता कि सरकारी ताकत बेबस हो जाती थी। खास बात यह है कि चंबल के लोगों की नजर में वो डाकू नहीं था, बागी था।
अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटने वाला रॉबिन हुड। उसकी इतनी इज्जत थी कि गांव वाले उसे कभी पुलिस के हवाले नहीं करते थे। उसका एक मंदिर भी बनाया गया। मरने के बाद उसे देवता की तरह पूजा जाने लगा। आखिरकार 1955 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के काकेकापुरा गांव में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे मान सिंह और उसके बेटे सूबेदार सिंह को गोरखा फौजी टुकड़ी ने गोली मारकर ढेर कर दिया। हालांकि संपूर्णानंद ने जो पीएससी फॉर्म की थी उसने भी इसमें काफी मदद की थी। इसी बीच भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और दिल्ली का रुख हिंदी चीनी भाई भाई के दायरे में नरम था। चीन के कुछ बड़े अधिकारी और राजनयिक उत्तर प्रदेश के दौरे पर आते हैं। बैठकों के दौरान उन्होंने बड़ी चालाकी से तिब्बत से लगते यूपी के संवेदनशील सरहदी इलाकों का सांस्कृतिक दौरा करने की इजाजत मांग ली। लेकिन जब यह फाइल मुख्यमंत्री के पास पहुंची तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपनी कलम उठाई और उस फाइल पर लिख दिया रिजेक्टेड। चीनी अधिकारी दिल्ली से सिफारिश लगवाकर मुख्यमंत्री से मिले थे, लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही कहा, आप भारत सरकार के मेहमान हो सकते हैं, लेकिन यह उत्तर प्रदेश है। इस सूबे की सरहदों की हिफाजत और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, किसी भी विदेशी ताकत को हमारे संवेदनशील सरहदी इलाकों की टोह लेने की इजाजत नहीं मिलेगी। बेहतर होगा कि आप अपना दौरा लखनऊ और दिल्ली तक ही महदूद रखें। भारतीय इतिहास में वर्ण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव का जिक्र हजारों साल का है, हम सभी जानते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की हुकूमत के दौरान भी सरकारी महकमों में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की हिस्सेदारी बेहद निराशाजनक थी। उस दौर के आंकड़े बोलते हैं, सूबे के कुल 96 एसपी में से महज एक अफसर एससी से और सिर्फ 2 ओबीसी से थे। 285 डीएसपी में से एससी के केवल 12, ओबीसी के महज 4, जबकि 422 पुलिस इंस्पेक्टर्स में से एससी का खाता भी नहीं खुला था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने गृह और पुलिस विभाग को खास भर्ती अभियान चलाने के सख्त निर्देश दे दिए। रोस्टर सिस्टम को पूरी कड़ाई के साथ लागू करवाया गया ताकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले का बहाना बनाकर दलितों के पद खाली न छोड़ दिए जाएं। साल आया 1957। उत्तर प्रदेश में चुनाव का वक्त। कांग्रेस 430 में से 286 सीटें जीत चुकी थी। भारी बहुमत मिल चुका था, मगर इसी जीत के भीतर संपूर्णानंद की तबाही के बीज भी छुपे हुए थे। संपूर्णानंद की मुश्किल घर के भीतर से थी। कांग्रेस के भीतर उस वक्त 2 बड़े धड़े थे, एक तरफ संपूर्णानंद, दूसरी तरफ चंद्रभानु गुप्ता, और इन दोनों के बीच की खींचतान यूपी की सियासत का सबसे बड़ा नाटक थी। चंद्रभानु गुप्ता 1952 में लखनऊ सिटी ईस्ट से विधायक बने थे, लेकिन 1957 में वो इसी सीट पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाबू त्रिलोकी सिंह से चुनाव हार गए। ये हार उनके लिए सियासी मौत होनी चाहिए थी, मगर सीबी गुप्ता उस किस्म के इंसान न थे जो शिकस्त से टूट जाते। संपूर्णानंद की मंत्रिपरिषद में गुप्ता बतौर वित्त मंत्री तब तक शामिल रहे जब तक 1957 की चुनावी हार ने उन्हें बाहर न कर दिया। कुर्सी गई, मंत्री पद गया, मगर गुप्ता की महत्वाकांक्षा जिंदा रही और इसी महत्वाकांक्षा ने उन्हें संपूर्णानंद के खिलाफ एक खामोश जंग का सिपहसालार बना दिया। अब संपूर्णानंद पर दबाव 3 तरफ से था। पहला मोर्चा था विरोधी दलों का। राजनारायण और त्रिलोकी सिंह जैसे नेता उन पर लगातार हमला बोल रहे थे, भ्रष्टाचार के इल्जाम लग रहे थे, जातिवाद के आरोप लग रहे थे और नाकामी की उनकी दास्तानें सुनाई जा रही थी। दूसरा मोर्चा था कांग्रेस के अपने भीतर का। चौधरी चरण सिंह उस वक्त संपूर्णानंद की मंत्रिपरिषद में राजस्व और परिवहन मंत्री थे, मगर अप्रैल 1959 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कमलापति त्रिपाठी और सीबी गुप्ता का धड़ा भी पार्टी के भीतर से मोर्चा संभाले हुए था। तीसरा और सबसे खतरनाक मोर्चा था संपूर्णानंद के खिलाफ कांग्रेस के ही कुछ विधायकों ने भ्रष्टाचार और इदारी नाकामी का हवाला देते हुए विरोधी खेमे से हाथ मिलाने की धमकी दे दी थी। संपूर्णानंद ने 1957, 1958 और 1959 लगातार 3 साल 3 अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया इसके चलते, और तीनों को हराया भी। ये उनकी ताकत थी, मगर ये उनकी कमजोरी भी थी, क्योंकि हर बार बचने के लिए उन्हें और समझौते करने पड़ते थे विधायकों से, और उनकी सियासी जमीन सिकुड़ती जा रही थी। अक्टूबर 1960 में सीबी गुप्ता ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। ये बड़ा मोड़ था। संपूर्णानंद ने ऐलान कर दिया, अगर गुप्ता जीते तो वो इस्तीफा दे देंगे, और गुप्ता भारी बहुमत से जीत गए। इस सियासी संकट को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू को खुद दखल देना पड़ा था। कमलापति त्रिपाठी और चंद्रभानु गुप्ता ने नेहरू, पंत और किदवई जैसे बड़े बड़े नेताओं को यह समझाने में कामयाबी हासिल कर ही ली कि संपूर्णानंद को आखिर हटाने का वक्त आ गया है। आखिरकार 26 नवंबर 1960 को संपूर्णानंद ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस इस्तीफे की कहानी सालों से लिखी जा रही थी। मसलन 2 साल पहले 1958 में संपूर्णानंद सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 55 से बढ़ाकर 58 साल कर दी थी।
विरोधी खेमा और हमलावर हो गया था। लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद इस फैसले को बदलने को तैयार न थे। उनके इसी अड़ियल रवैये ने एक और विवाद को जन्म दे दिया था। एक फरमान जारी हुआ जिसके तहत कैबिनेट मंत्रियों पर पार्टी बैठकों में सरकारी फैसलों के खिलाफ राय रखने पर पाबंदी लगा दी गई। यह कदम एक आलिम और दार्शनिक की सोच से कम किसी जिद्दी हुक्मरान की कार्रवाई ज्यादा लगती थी। जातिवाद के इल्जामात भी लगे। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने अपनी ही बिरादरी के अफसर गोविंद नारायण को सूबे का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया था। बात यही नहीं रुकी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों में भी भाई भतीजावाद के जबरदस्त आरोप लगने लगे। सोशलिस्ट पार्टी के विधायक उग्रसेन ने विधानसभा में कहा कि वहां एक ही खास जाति के 118 टीचर्स को भर्ती किया गया है। यहां तक कि कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को भी कुर्सी सौंप दी गई है। ये वही संपूर्णानंद थे जिन्होंने जेल में बैठकर समाजवाद लिखा था, जिसमें बराबरी और इंसाफ की बात हुआ करती थी। मगर हुकूमत के आखिरी दौर में उनके अपने फैसले उन्हीं उसूलों से दूर होते नजर आ रहे थे। इन तमाम इल्जामात और अंदरूनी कशमकश ने सरकार की साख को मटियामेट कर दिया, जो तीसरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के ही 96 विधायकों ने सरकार का विरोध करके सामने रख दिया था। आखिरकार डॉक्टर संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही पड़ी। 7 दिसंबर 1960 को सूबे को मिला नया और तीसरा मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता, जिन्हें सीवी गुप्ता के नाम से भी लोग जानते थे। संपूर्णानंद को राजस्थान का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। राज्यपाल बनते ही राजस्थान भवन में वाराणसी से मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। संपूर्णानंद को शाम के वक्त भांग पीने का पुराना शौक था और बनारस से आने वाले उनके जानकार अक्सर राजभवन में ही उनके लिए भांग तैयार करते थे। सत्ता के शिखर से उतरने के बाद भी बनारसी मिजाज आखिर कहाँ जाता है। सन 1962 डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल बने और यहाँ उन्होंने सांगानेर में मुल्क की पहली खुली जेल की बुनियाद रखी, जहाँ ना ऊंची दीवारें थी, न कांटेदार तार, न हथियारबंद सिपाही, कुछ नहीं था। अच्छे चाल चलन वाले कैदियों को यहाँ अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत थी। बच्चों के लिए स्कूल था और सुबह शहर जाकर काम करने की पूरी आजादी। यह कैदी अपनी कमाई से परिवार पालते और सरकार को टैक्स भी देते थे, जिससे उनके भीतर आत्मसम्मान जागता था। अपराधियों के सुधार का यह मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस जगह का नाम आज भी श्री संपूर्णानंद खुला बंदी शिविर है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में डॉक्टर संपूर्णानंद माली तंगी से भी घिर गए थे। पैसे नहीं बचे थे उनके पास। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने उनके सम्मान में आर्थिक मदद भिजवाई। सियासत, तालीम और अदब की दुनिया को अपनी पूरी जिंदगी देने के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद हुकूमत की चकाचौंध से दूर वापस अपने शहर बनारस लौट गए। उनकी भाषा में वाराणसी, वही बनारस, वही वाराणसी जहां उनकी पैदाइश हुई थी। यहाँ की शांत फिजा में उन्होंने अपने आखिरी दिन गुजारे। 10 जनवरी 1969 को बाबा विश्वनाथ की इसी नगरी में उनका इंतकाल हो गया। उनका जन्म 1 जनवरी 1891 को बनारस में हुआ था। बनारस के क्वींस कॉलेज से बीएससी, इलाहाबाद से एलटी और फिर उरई, वृंदावन, इंदौर होते हुए वो बीकानेर के डूंगर कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे, जहां 1920 तक रहे। मगर जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया, उन्होंने प्रिंसिपली छोड़कर खुद को तहरीक आजादी के हवाले कर दिया। बनारस जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी बने। फिर 1921 में बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार भी हुए। 1923 में काशी विद्यापीठ में फिलोसफी के प्रोफेसर बने, जहां उनकी क्लास में लाल बहादुर शास्त्री और कमलापति त्रिपाठी जैसे शागिर्द बैठा करते थे। ये उनके गुरु थे। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। 3 बार जेल गए और जेल की कोठरी में बैठकर ही उन्होंने फ्रेंच सीखी, फ्रांसीसी फलसफा पढ़ा और अपनी मशहूर किताब समाजवाद लिख डाली, जिसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला। आर्यों का आदि देश और चीन की राज्यक्रांति जैसी किताबें भी इसी दौर की देन हैं। उन्होंने कहा कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो भारत के ही मूल निवासी थे। हालांकि आर्यों की उत्पत्ति वाला उनका नजरिया आज भी बहस का मौजू है। 1946 में पंत की अंतरिम सरकार में यूपी के पहले शिक्षा मंत्री बने। यही उनके जहन में एक ख्याल जन्मा, हिफाजत और तालीम को जोड़ने का। 1960 में लखनऊ में हिंदुस्तान का पहला सैनिक स्कूल खड़ा किया गया, आज जिसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे स्कूल कहा जाता है। ये मॉडल इतना कामयाब रहा कि बाद में रक्षा मंत्रालय ने इस नक्शे कदम पर पूरे मुल्क में सैनिक स्कूलों का जाल बिछा दिया। सत्ता के शिखर से सीधे किनारे की राह पकड़ने वाले और आखिरी दिनों में माली तंगी से जूझने वाले इस फकीर मुख्यमंत्री की दास्तान आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का वो पन्ना है जिसे उतनी तवज्जो नहीं मिली जिसके वो सच में हकदार थे। लेकिन संपूर्णानंद को हाशिए पर धकेलने के बाद
यूपी की सत्ता पर जो नया सूरज उग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक चंद्रभानु गुप्ता थे। कुर्सी तो मिल गई, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि जिस गुटबाजी के हथियार से उन्होंने संपूर्णानंद को मात दी थी, वही हथियार और दिल्ली की आलाकमान मिलकर उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बुन रहे हैं जो आने वाले दिनों में इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सियासत को हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। क्या था वो कामराज प्लान जिसने गुप्ता को रोने पर मजबूर कर दिया, और नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक से टकराने वाले सीवी गुप्ता की कहानी क्या मोड़ लेने वाली थी, जानेंगे अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन पॉलिटिक्स की इस खास पेशकश सूबेदार में। शुक्रिया।